नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी साइंस सॉल्व पेपर हल कराने वाला हूं, जो कि 25 सितंबर 2018 सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती हैं? तो दोस्तों, प्राकृत में विद्युत धनात्मक होती हैं, जो धातुएं होती हैं दोस्तों वो विद्युत धनात्मक होती हैं। दोस्तों, धातुओं की परिभाषा उसके बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। सामान्यतः धातुएं चमकीले, प्रत्यास्थ, आघातवर्धनी और सुघड़ होते हैं। दोस्तों, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। ये दोस्तों धातुओं की परिभाषा होती है जो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, पौधों में फ्लोएम का कार्य खाद्य का संचालन होता है। दोस्तों, पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है दोस्तों। और एक होता है हमारा जाइलम। जाइलम दोस्तों क्या करता है, पौधों की जड़ों से जल को तने के द्वारा पत्तियों तक या विभिन्न उसके तनाव तक पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और दोस्तों, वहीं मतलब भोजन को संचालन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, द्रव्यमान और गुणनफल का वेग संवेग कहलाता है। क्योंकि दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है और उसका वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। दोस्तों, यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड होता है और इसी को हो दोस्तों न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। किसको? संवेग को। अगला प्रश्न है, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? और जी का मान दोस्तों यहाँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो दोस्तों, जमीन से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा पूछा है। अर्थात दोस्तों, इसमें स्थैतिक ऊर्जा पूछा है, जो होता है mgh। तो दोस्तों, m दिया है इसमें 10 केजी और g दिया है 9.8 और h दिया है 6 मीटर। दोस्तों, जब इसको हल करेंगे तो हमारा ये आता है 588 जूल। अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, किसी वस्तु की उस वस्तु की निहित ऊर्जा होगी 588 जूल। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट की बैटरी में 2 ओम, 3 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो दोस्तों, सवाल में क्या क्या दिया है, एक बैटरी दी है जो कि 12 वोल्ट की है और उसमें प्रतिरोध दिए हैं पॉइंट, कई सारे प्रतिरोध दिए हैं दोस्तों जो श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं। अर्थात 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। दोस्तों, ये श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं, तो इन सारों को हम जोड़ लेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 12 और 5 4 9 3 12 12 2 14 अर्थात 13.4 ओम टोटल इसका प्रतिरोध हो जाएगा आर। और दोस्तों, यहाँ दिया है वोल्ट, वोल्ट दिया है हमारा वी 12 वोल्ट। तो दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार आई बराबर होता है वी अपान आर। तो वी कितना दिया है दोस्तों हमारा 12 वोल्ट और आर दिया है 13.4। दोस्तों, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 0.895 एम्पियर। अर्थात टोटल हमारी जो धारा आएगी इतनी आएगी। तो दोस्तों,
ये जो बैटरी दिया है उसमें जो प्रतिरोध जुड़े हैं एक साथ जुड़े हैं, तो एक साथ जुड़े होने के कारण दोस्तों उसमें धारा समान होगी। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध में भी धारा 0.895 एम्पियर होगी, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो दोस्तों 0.6 अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों नाइट्रोजन गैस के में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, इसलिए इसका अणु भार हो जाएगा 2 × 14 अर्थात 28 इसका अणु भार हो जाएगा। अब दोस्तों पूछा है 0.6 अणु का द्रव्यमान, तो 0.6 अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 28 × 0.6। तो दोस्तों जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.8 ग्राम, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कितना? 16.8 ग्राम। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों जो निष्क्रिय विलयन होता है उसका पीएच मान होगा 7, अर्थात दोस्तों वह ना क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा, अर्थात निष्क्रिय या उदासीन बोलते हैं जिसका पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न है त्वरण एवं द्रव्यमान का उत्पाद है, अर्थात दोस्तों त्वरण A × द्रव्यमान M ये किसका उत्पाद है? तो दोस्तों ये बल का होगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान एवं त्वरण, अर्थात F बराबर M × A। दोस्तों ये बल का उत्पाद है और दोस्तों ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ ये न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किसको अलग करती हैं? तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो हमारी जिग जैग रेखाएं हैं वो धातुओं को अधातुओं को से धातुओं को अलग करती हैं, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धातुओं से अधातुओं को अलग करती हैं। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। अगला प्रश्न है दाब का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों दाब का एसआई इकाई होता है पास्कल। दोस्तों यह एक अदिश राशि है, इसका बीमा होता है mL⁻⁻1 T⁻⁻², ये होती है दाब की बीमा। और दोस्तों यह पास्कल जो है एक अदिश राशि होती है, पास्कल का दाब। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो दोस्तों ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, उसे दोस्तों स्क्लेरेन काइमा कहते हैं, जो ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। अगला प्रश्न है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में दोस्तों मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो दोस्तों माँ के शरीर के अंदर बच्चों के विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है दोस्तों मनुष्य के मामले में। अगला प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्दो दा विंसी को कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्मों से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है निम्न में परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। तो दोस्तों इन सब में सबसे कम परमाणु हीलियम का होगा। अगला प्रश्न है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है।
तो दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वह वक्राकार होता है। दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार वक्र होता है। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधे न होने के कारण धातु के अंदर मुक्त रूप से गति करते हैं, इसलिए इनका पथ जो होता है वो वक्राकार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें दिया है, पहला है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है। दूसरा है SC, FR, Hg, Ga और Br एक तरल तत्व हैं। Cu, Au और As मुद्रा धातुएं हैं और स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वह है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है, यही सही है। बाकी ये तीनों हमारे गलत हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इन सब ऑप्शनों में ध्वनि सबसे अधिक होगी स्टील में, क्योंकि दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है वह घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की गति अधिक होगी और जिनका घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की गति कम होगी। तो दोस्तों इन सब में स्टील का घनत्व सबसे अधिक होगा, इसलिए स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, अर्थात उत्प्रेरक क्या करते हैं। तो दोस्तों जो उत्प्रेरक होते हैं वो अपक्रिया की गति को तीव्र कर देते हैं, अर्थात उत्प्रेरक अपक्रिया की गति को तीव्र कर देगा, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। दोस्तों क्योंकि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम होता है 26.5% और अन्य तत्व जो होते हैं दोस्तों वो 2.5% होते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, अर्थात वह कौन से प्रकार का दर्पण होगा अगर उसकी फोकस लंबाई प्लस में है। तो दोस्तों यदि किसी भी दर्पण की जो फोकस लंबाई होगी वह धनात्मक है तो वह दोस्तों सदैव उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस लंबाई सदैव धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है गले में निम्न के छल्ले मौजूद होते हैं। तो दोस्तों अर्थात जो गले में छल्ले मौजूद होते हैं किसके होते हैं। तो दोस्तों जो उपास्थि होती है उसके छल्ले गले में मौजूद होती हैं, क्योंकि दोस्तों उपास्थि मानव शरीर में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है जो गले में उपास्थि ऊतक के छल्ले होते हैं। दोस्तों यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो दोस्तों जो चारों ऑप्शन दिया है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलेरेन, इन चारों में जो कोयला है दोस्तों वह एक कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरेन जो होता है वो कार्बन का अपरूपक होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।